हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूं इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स का कितना वेटेज रहता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स को किस तरह से स्टडी करना है, कैसा कैसा इसका इम्पोर्टेंस रहता है। फिर हम बात करेंगे सिलेबस की कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन एरिया को ज़्यादा फोकस किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे सोर्सेज की कि आपको किस तरह का स्टडी मटेरियल यूज़ करना है अपनी प्रेपरेशंस के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जिस एग्ज़ाम की बात करेंगे वो है यूपीएससी। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा। ठीक है, प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं और इसमें आपका 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको 200 मार्क्स के लिए वो पेपर रहेगा आपका। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और उसमें इकोनॉमिक्स से आप 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 to 30 मार्क्स इट्स अ ह्यूज नंबर। ओके, तो इकोनॉमिक्स को आपको लाइटली नहीं लेना है। फिर अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको व्हेन एंड वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। मतलब स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं रहता है। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि जो आपका प्रीलिम्स है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो टेक्स्ट बुक बेस्ड ही होंगे, ऐसा नहीं है। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि कल से ही आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। द हिंदू इज़ बेस्ट, लेकिन अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पिक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंस की। तो आपका जो मेंस रहता है ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम रहता है। इसमें जीएस पेपर 3 का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो उसमें आपका इकोनॉमिक्स फॉल करेगा। इकोनॉमिक्स के साथ इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी रहते हैं और उन सब टोटल सब्जेक्ट्स को मिला के 250 मार्क्स का ये पेपर रहता है, जिसमें 50% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 3 में इकोनॉमिक्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जब हम मेंस के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इसमें हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं रखने होते हैं। इसमें हमें जो टॉपिक सिलेक्ट हम करते हैं पढ़ाई के लिए उसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए पढ़ना होता है, जैसे कि कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी हम किसी टॉपिक को प्रिपेयर करें तो हमें पूरा डिटेल में देखना होता है कि कैसे ये प्रॉब्लम अराइज होती है, किस तरह से हम इसे टैकल करते हैं, इकोनॉमी पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इस तरह का हमारा माइंडसेट होना चाहिए जब हम मेंस के लिए अपने आंसर्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब हम अगर इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसे 7 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक पढ़ते हैं और आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी इसमें कवर किया जाएगा। फिर आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस आता है, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस तरह से ये 7 पिलर्स हैं हमारे, जिसमें आपका सिलेबस समा जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। तो अगर हम बेसिक्स की बात करें तो इसमें हम फेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी की क्या हालत थी, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे कैसे चेंजेस आए और करंट क्या सिनेरियो है हमारे इकोनॉमिक्स का, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। अगर हम नेशंस की बात करें तो हर नेशन की अपना एक इकोनॉमिक मॉडल होता है। इसमें हम 3 तरह की इकोनॉमीज़ पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये तीनों इकोनॉमीज़ क्या है, क्या क्या इनके एडवांटेजेस रहते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स की। आपको पता है पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए, जिसके बाद ट्रेड के लिए एक तरह से बाउंड्रीज थोड़ी सी खोल दी गई, थोड़ा सा और लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी से हम लोग कनेक्ट हुए।
ठीक है। और बेसिक्स में हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। नेशनल इनकम में ही हम जीडीपी, एनएनपी इस तरह की टर्म्स देखते हैं। फिर आपका आता है मनी और बैंकिंग कि किस तरह से पहले जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं था तो इकोनॉमी किस तरह से रन की जाती थी, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे और किस तरह से मनी के इवोल्यूशन के बाद हमारी इकोनॉमी का एक जो रंग रूप है वो बदल गया। और फिर किस तरह से मनी के जो फंक्शंस होते हैं अलग अलग, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ, अलग अलग कैसे इनके स्टेजेस रही, किस तरह से ये डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। बैंकिंग एंड फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर और कैपिटल मार्केट जैसे टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक के अंदर भी वेरियस सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है। वो चीज़ें हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो डिवाइडेड रहता है और किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। तो अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करूं तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में काफ़ी बार सीआरआर, एसएलआर, आपका रेपो रेट और आपका बैंक रेट इस तरह की टर्म्स सुनी होगी। तो ये क्या होती है, ये एक तरह से आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनको कंट्रोल करने के लिए ये कुछ एक मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बैंकिंग एंड फाइनेंस में पढ़ते हैं। फिर आपका आता है बैंकिंग सेक्टर की किस तरह के बैंक्स हमारी इकोनॉमी में होते हैं, क्या क्या उनका रोल, किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं इंडियन जीडीपी में या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इकोनॉमी का सीधा सीधा लिंक आपका पैसों से है, ठीक है। मनी का मोबिलाइजेशन होना कितना ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसीज़ की। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ की अभी हम बात कर रहे थे तो उसे कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। उसी तरह से जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती है इकोनॉमिक इकोनॉमी में चेंजेस लाने के लिए, जीडीपी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ करने के लिए या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि बजट। आपको पता है एवरी ईयर एक बजट पेश किया जाता है जिसमें हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा एस्टिमेट बताते हैं पार्लियामेंट में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं। इसमें हम टैक्सेशन भी पढ़ते हैं कि किस किस तरह के टैक्स पे किए जाते हैं टू द गवर्नमेंट, ठीक है, और किस किस तरह से वो एक रेवेन्यू का सोर्स होता है, ठीक है। और जीएसटी जैसे आपका जो नया एक न्यू टाइप ऑफ टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, क्या क्या उसके इन्फ्लुएंस रहे हमारी इकोनॉमी पे, वो कितना सही है या कितना सही नहीं है, या क्या क्या उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका आता है सब्सिडीज़। आपको पता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कभी फार्मर्स को, कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ये कितना सही होता है या फिर किस तरह से ये इकोनॉमी पे प्रभाव डालता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर हम फिस्कल डेफिसिट भी इसमें कवर करेंगे, बहुत डिटेल में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर आती है बात इंटरनेशनल इकोनॉमी में। एक इंटरनेशनल इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसमें एक CAD जिसको कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है या नहीं होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो गया, IMF आपका हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और इनके अलावा भी और बहुत सी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम इंटरनेशनल इकोनॉमी में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर उसमें चेंजेस लाने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाती हैं और वो पॉलिसीज़ हमारे इकोनॉमी के लिए किस तरह से बेहतरीन होती है, या फिर वो पॉलिसीज़ किस तरह से हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे।
फिर आता है आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बाँटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है और टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स का नेशनल इनकम में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर ये अलग अलग सेक्टर्स कितने केपेबल हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, या क्या क्या इन सेक्टर्स के ड्रॉबैक्स हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है या जहाँ पे जिस तरह से हमें इन्हें डेवलप करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली आपका कनेक्टिविटी या किस तरह के आपके जो एसेट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। फिर लास्ट में आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट होता है, किस तरह से उनको अपलिफ्ट किया जाता है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर किया जा सकता है, क्या क्या हमारे गोल्स होने चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जो ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे अपलिफ्ट कर सके, पॉवर्टी को रिमूव कर सके, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। स्किल डेवलपमेंट, पॉवर्टी लाइन, वीकर सेक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अब हम बात करते हैं फोकस एरिया की, ठीक है। वैसे तो ये जो 7 पिलर्स है ये सभी हम अपने लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे, लेकिन आप अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कि आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा फोकस आपको किन किन एरियाज़ पे करना है। तो अगर आप CSET, CAPF, CDS, RBI या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे HAS आपका हो गया, ठीक है, तो उसमें आपके जो ये ऑल 7 पिलर्स हैं इनका सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और वो भी फुल डिटेल में। लेकिन अगर सिर्फ आप जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, जीके, बजट और स्कीम्स पढ़ के भी जाएंगे तो वो आपके लिए सफिशेंट होगा। बैंकिंग, जीके में आपको जो आपके पर्सन इन न्यूज़ रहेंगे, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड, ये आपको उनका बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। प्लस अगर आप SSC के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जो भी आपका बैंकिंग का सिलेबस है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको थ्योरी पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप एक नॉन UPSC एस्पिरेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके जो पर्सन इन न्यूज़ है उनको आप ध्यान में रखें और जितने भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए कि आप हर टॉपिक के क्या मतलब किसी भी चीज़ को आप उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो तो आपको उसके की इकोनॉमी पे क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, किस तरह के क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कैसे इसको टैकल करना है। तो इस तरह से आपको अपना माइंडसेट रखना होता है जब आप UPSC के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ सोर्सेज की तो आप NCERT अगर पढ़ रहे हैं 10th to 12th तक की तो वो इनफ है सिलेबस कवर करने के लिए। लेकिन कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं रहता है तो उनको कॉन्सेप्ट्स का इतना अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता है सिर्फ NCERT पढ़ के। तो NCERT के साथ साथ अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं सब्जेक्ट की तो आप संजीव वर्मा या फिर रमेश सिंह दोनों में से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं। प्लस आपको क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना होगा। मैं आपको अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।